आप थाने में बैठे, फर्स्ट डे है, स्वागत हुआ, बुके आपको पेश किया गया, आप बैठ गए। अब आप क्या करेंगे? कितने जो कानून हैं बदले गए हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, क्या क्या बदले गए हैं, क्या क्या नाम हुआ है? ह्यूमन राइट से कैसे जुड़ा हुआ है? प्रियम्बल सुना सकते हैं? कौन सा 3 शब्द है जो पहले नहीं था और अब है? हमने संविधान का कुछ हिस्सा कहीं से, कुछ हिस्सा कहीं से, कुछ हिस्सा किसी कंट्री से लिया है। कहाँ से क्या लिया है? कमीन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। ओके। बगैर नाम और पिता का नाम बताए हुए आप अपने बारे में बताइए। सर मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी से 2023 में की है और साथ में ये मेरा पहला अटेम्प्ट है बीपीएससी का और साथ में मैं एज अ सिंगर बैंड में काम करता हूँ, वेडिंग बैंड में। कहाँ काम करते हैं? वेडिंग बैंड में, शादियों में जो बैंड होता है। अच्छा। फैमिली बिजनेस है तो मैं उसमें गाना गाता हूँ। अच्छा, तो गाना गाते हैं। और आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर जॉब प्रेफरेंस में फर्स्ट में मैंने बीपीएस में रखा है, बिहार पुलिस सर्विस में। अच्छा, तो आप क्या बनेंगे? बीपीएस में आएंगे तो क्या बनेंगे? डिप्टी एसपी का पोस्ट है। क्या फुल फॉर्म होता है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी का स्पेलिंग क्या होता है? DEPUTY। अच्छा, अगर आप डीएसपी बन गए तो आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी में कौन कौन सी किताबें होंगी? सर मेरी गाड़ी में तो पहले न्यूज़पेपर उस दिन का होना ज़रूरी मेरे हिसाब से लगता है और फिर मेरा पॉलिटिकल साइंस है एज अ ऑप्शनल, तो उससे रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड अगर कुछ किताब हो सकती है तो मैं रखने की कोशिश करूँगा। और एक बिहार से रिलेटेड, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, ये सब से रिलेटेड बुक मैं रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो रहना चाहिए वो अभी तक आप बताए नहीं। वो आईपीसी से रिलेटेड, भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड, ये सब भी मैं ध्यान रखूँगा। कौन कौन चीज़ जरूरी हो सकता है सो बताइए। तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड बुकलेट में रखने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप थाने में बैठे, फर्स्ट डे है, स्वागत हुआ, बुके आपको पेश किया गया, आप बैठ गए। अब आप क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा थानेदार से? तो पहले वहाँ की मैं कोशिश करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हैं वो थाने से रिलेटेड, मैं वो सब जानने की कोशिश करूँगा। जोग्राफिकल कंडीशन वहाँ की जानने की कोशिश करूँगा। क्राइम रेट, क्राइम रिलेटेड टू वुमेन, चाइल्ड, ये सब मैं थोड़ा पहले समझने की कोशिश करूँगा, मैपिंग करने की कोशिश करूँगा। और कितने जो कानून हैं बदले गए हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, क्या क्या बदले गए हैं, क्या क्या नाम हुआ है? सर इसमें भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी को बेसिकली ओवरहॉल किया गया है, जिसमें से सेडिशन चार्जेस से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं। उसके बाद फिर यूएपीए से रिलेटेड काफ़ी चेंजेस आए हैं और जो भी कॉलोनियल लेगेसी को शो करता था कहीं ना कहीं वो सब को हमने ओवरऑल किया है। आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा है? हाँ ऑनर्स है, मगध। प्रियम्बल सुना सकते हैं? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In preamble it is mentioned that we the people of India having solemnly resolved to make India a democratic, socialist, secular republic। डेमोक्रेटिक छोड़ दिया, नहीं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ठीक ठीक है। और फिर
जस्टिस से रिलेटेड उसमें बताया गया सोशल। आप सीधे याद है तो बताइए। मुझे इतना याद है, बाकी याद नहीं। की टर्म्स याद है। कौन सा 3 शब्द है जो पहले नहीं था और अब है? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये फिर 42nd अमेंडमेंट के बाद से ऐड कर दिया गया। कब आया था? 1976 में। 1976 में। अच्छा, हमने संविधान का कुछ हिस्सा कहीं से, कुछ हिस्सा कहीं से, कुछ हिस्सा किसी कंट्री से लिया है। कहाँ से क्या लिया है? हमने, ये सही बात है कि हमने बहुत सारी चीज़ें और भी कॉन्स्टिट्यूशन से ली है जो पहले से वहाँ मौजूद थी। जैसे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फिर राज्यसभा में जो भी इलेक्शन से रिलेटेड है वो हमने फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने 1935 एक्ट से लिया है। एआई में इंडिया कहाँ पर है? सर पोजीशन। हाँ, पोजीशन। सर एआई में इंडिया ग्लोबल एआई इनिशिएटिव में जो दिल्ली में हेल्ड हुआ है, तो इंडिया की काफ़ी स्ट्रेंथन पोजीशन है। और अभी जो भी समिट हो रहा है, बायलैटरल समिट, ये इंडिया का और यूएसए का, वो क्वाड, साइड लाइन ऑफ क्वाड, तो उसमें भी इंडिया काफ़ी अब एआई से रिलेटेड कोलैबोरेशन कर रही है। काफ़ी से काम नहीं चलेगा ना। हम कहाँ पर हैं? क्या हम यूएसए के बराबर हैं? हम जापान और जर्मनी के बराबर हैं? नहीं, डेवलप कंट्री के अभी बराबर नहीं है। डेवलपिंग कंट्री में हमारा पोजीशन बेहतर है। चलिए, ओके। आपने इंटरनेशनल रिलेशन भी रखा है। जैसे पीएसआईआर ऑप्शनल है। बांग्लादेश में जो ये समस्याएं हुई, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो थी वो श्रीमती शेख हसीना, वो तो अभी भारत में ही है। तो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है वहाँ पे। कोई हेड होगा, मुखिया होगा ना? एमडी यूनुस। क्या प्राइम मिनिस्टर है वो? नहीं, केयर टेकर वो गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। कुछ नाम दिया गया है उस पद का, चीफ एडवाइजर। ओके सर। दूसरा ये हम जानना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के कुछ तबके में एक डिमांड चल रही है कि शेख हसीना जी को वापस किया जाए। तो हम तो उनको लाने नहीं गए थे, उन्होंने खुद आने दिया हमारे यहाँ, फिर अब वापस क्यों मांग रहे हैं वो? और इंडिया को क्या वापस करना चाहिए उनको? सर एज अ इंडिया का जो अगर स्टैंड है, 2 पार्ट है मेरे क्वेश्चन का। पहला कि मैं उनको लाने नहीं गया था, उनको वहाँ से भेज दिया गया इंडिया, उनकी इच्छा अनुसार ही, उनसे पूछा गया होगा। जब आपके कॉन्सेंट से वो इंडिया आए और फिर आप 4 दिन के बाद उनको वापस मांग रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये काफ़ी क्रिटिकल डिप्लोमेटिक सिचुएशन है इंडिया के लिए। तो अगर मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊं, और तो मेरे हिसाब से एक्स्ट्राडिशन अभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ से रिलेटेड भी काफ़ी खतरा है। और इंडिया बांग्लादेश ने एक्स्ट्राडिशन से ट्रीटी भी रिलेटेड साइन किया है, जिसमें आर्टिकल 8 में, मैं गेस कर सकता हूँ, आर्टिकल 8 में गुड फेथ के बेसिस पे आप एक्स्ट्राडिशन नहीं भी कर सकते। और मुझे लगता है ये इंटरनेशनल इंडिया को नहीं करना चाहिए। ये तो सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट है कि वो डिमांड अब क्यों कर रहे हैं, जब आपने खुद उनको आने दिया हमारे यहाँ, आपने अपना प्लेन भेजा, वहीं के प्लेन से यहाँ आई थी ना, हमने तो कोई प्लेन नहीं भेजा था उनके लिए, और आपने आने दिया, फिर 4 रोज के बाद 8 रोज के बाद कहते हैं कि वापस कर दीजिए हमको। गवर्नमेंट की डिमांड नहीं है, लेकिन कुछ वहाँ तबके में कुछ ऑफिशियल उनका नहीं है, लेकिन कुछ लोग मांग कर रहे हैं। सर ये बेसिकली राइटिस्ट ग्रुप जो बांग्लादेश में, उनकी डिमांड है। और काफ़ी सारे चार्जेस लगाए गए हैं, एलिगेशन लगाए गए हैं शेख हसीना गवर्नमेंट पे और शेख हसीना पे भी इंडिविजुअली। इस बेसिस पे ये एक्स्ट्राडिशन वो लोग। तो फिर वहाँ के लोग इस मुद्दे को लेकर अपने यहाँ के कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं कि आप ऑर्डर दीजिए कि भाई उनका वहाँ जाना इलीगल हुआ, हमको वापस बुलाने के लिए आप कहिए। सर कोर्ट्स में बहुत सारे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं शेख हसीना से रिलेटेड, कुछ किडनैपिंग केसेस भी हैं, वो सब से रिलेटेड। तो अभी इसके लिए मुझे तो इससे ज़्यादा अभी पता नहीं है इसमें कोर्ट्स में क्या हुआ, मैं ये एक बार देख लूँगा। अच्छा, आपने कहा कि आप बैंड में गाना गाते हैं। यस। तो माइक पर गाना गाते हैं ना? यस। माइक पर गाते हैं।
सबसे आपके फेवरेट सिंगर कौन रहे हैं? सर बैंड में क्या है कि सभी सिंगर का गाना डिमांड के बेसिस पे गाया वो ठीक गाना पड़ता है, लेकिन फेवरेट आपके कौन है, सो जानना चाहते हैं। होता है ना, जो हम लोग तो गाते नहीं है बट हम लोग सुनते हैं, तो मेरा भी कोई फेवरेट है, किन्हीं का मंच मेरा कपूर होगा, सॉन्ग किन्हीं के का बेसिस मुकेश पे होगा, ही किन्हीं का रहता है। मोहम्मद रफ़ी साहब किस होंगे। थॉट में आप, हाँ, मैं ज्यादातर पुराने ही गाने गाता हूँ। किस थॉट कितने होते हैं, ये संगीत में थॉट कितने होते हैं, मालूम है? नहीं। नहीं, आप हमको आपका फेवरेट सिंगर केवल बताना चाह रहे हैं। ये किसी नहीं को मोहम्मद रफ़ी पसंद है, किसी को मुकेश पसंद है। हाँ, सही बात है। रफी जी का मैं गाना गाता हूँ। किसी- और रफ़ी जी मुझे का रफी जी का आपको गाना पसंद है गाना वो? अच्छा, तो ये बताइए कि मोहम्मद रफ़ी साहब का डेथ कब हुआ था? डेथ में गेस कर सकता हूँ 1980 के दशक में। तो मोहम्मद रफ़ी साहब रहने वाले कहाँ के थे? वो पंजाब रीजन के थे, कौन पंजाब? इंडिया के पंजाब रीजन। इंडिया के पंजाबी थे। मोहम्मद रफ़ी को जब आप गाते हैं तो कम से कम ये तो जानना चाहिए कि मोहम्मद रफ़ी कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ के रहने वाले थे। चलिए, ठीक सर, मैं देख लूँगा। अच्छा, ये बताइए कि डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और इस संदर्भ में आपका क्या ओपिनियन है? सर, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड में मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई भी केसेस में अगर काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, जैसे अभी नीति आयोग की भी रिपोर्ट में सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में जो एवरेज ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लैंड टाइटल सूट से रिलेटेड करीब 20 ईयर चल जाता है। इससे क्या होता है कि पार्टी जब वो जस्टिस मिल भी जाता है ना, तो क्या होता है कि उनमें एक सेंस नहीं होता है और एक विश्वास नहीं रहता है कोर्ट के तरफ से। तो अभी तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या जुडिशियरी रॉन्ग है वहाँ पर, जो कि एक एक्सेलरेटिंग नहीं हो रहा है, केसों का निपटारा नहीं हो रहा है, तो क्या हम जुडिशियरी को रॉन्ग वहाँ पर ठहराएंगे? आपके ओपिनियन में क्या? नहीं सर, अभी तो मेरे हिसाब से कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन जुडिशरी की क्या है इशू कि वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है लोअर जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और फिर ये है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लैक भी है। हमें ई गवर्नेंस, हमें आईटी का हेल्प लेकर इसको निपटारा करना चाहिए, जैसे ई कोर्ट्स और वर्चुअल कोर्ट्स जो अभी आ रहे हैं, और लोक अदालत के बेसिस पे हम इसको टैकल कर सकते हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या अंतर है? सो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बेसिकली जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन ये इवॉल्व हुआ है ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम में, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसमें हम लोग देखते हैं कि लॉ जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया है या नहीं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलाइन है कि नहीं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लोग एक स्टेप अहेड चले जाते हैं, जो मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस अमेरिका से लिया गया है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे रीजनेबल है या नहीं। मार्बरी वर्सेस मेडिसन का जिक्र किया, तो ये कौन सा केस है, क्या इससे रिलेट करता है, क्या है डिटेल्स बताइए सर इसकी डिटेल्स तो भी याद नहीं, याद में देखेंगे। अच्छा, सर ने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कई पार्ट्स दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आपने जवाब में कहा था कि ब्रिटेन से भी कुछ लिया गया है, इंग्लैंड से, रूल ऑफ लॉ से, रूल ऑफ लॉ। सिंगल सिटीजनशिप। किस तरह का सिस्टम है वहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है वहाँ इंग्लैंड में? वहाँ पे बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन है, फिर कैसे लिया गया वहाँ से? सर वहाँ पे कन्वेंशन के बेसिस पे सभी फॉर्म, मतलब सभी गवर्नमेंट फंक्शन करती है। कन्वेंशन है क्या? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बेसिकली इवॉल्व फॉर्म में होता है, जो मैग्ना कार्टा था 1215 से, उसके बाद से जो भी रिफॉर्म आई या कोई भी कन्वेंशन है, कोई भी कस्टम है वहाँ पे, या सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे जजमेंट है, वो सबको कोडिफिकेशन करके ये कन्वेंशन बनाया जाता है। सिर्फ कन्वेंशंस या कस्टम्स एंड कन्वेंशन दोनों से? ये मैग्ना कार्टा क्या है, उसके बारे में बताइए, आपने चर्चा किया। मैग्ना कार्टा बेसिकली किंग जॉन जब थे वो 1215 में, तो कुछ रिच नोबल्स जो थे वो पार को किंग के हैंड से अपने हैंड में लाना चाह रहे थे, पार्लियामेंटेरियंस के हैंड में लाना चाह रहे थे, और किंग को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाना चाह रहे थे।
और जो भी डी फैक्टो पावर है वो पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में लेना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स से कैसे जुड़ा हुआ है मैग्ना कार्टा? सर ये मैग्ना कार्टा बेसिकली यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे राइट्स जो हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए दिया गया है, और कोई भी कंट्री को ये कहा जाता है कि वो अपनाए सेपरेशन ऑफ पावर रादर देन कंसंट्रेशन ऑफ पावर। 1776 में जब आज़ाद हुआ अमेरिका, उस समय ह्यूमन डिग्निटी के सिलसिले में या ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उन लोगों ने भाषे रखने की कोशिश की? कुछ डिटेल्स मालूम है? सर ये लिबर्टी से रिलेटेड और फिर फ्रैटर्निटी से रिलेटेड ये सब उन्होंने मेंशन किया, उसमें ज़्यादा डिटेल अभी सिर्फ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी से रिलेटेड और किस कंट्री में मूवमेंट हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कब? 1789। चलिए ठीक है। चलिए ये वन नेशन और वन इलेक्शन, आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा? कैबिनेट से तो हो गया है सर, अभी हाई कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद जी जो कमेटी के हेड थे, इसमें इलेक्शन से रिलेटेड वो कुछ अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है इसमें, जैसे आर्टिकल 83 और आई गेस आर्टिकल 172 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सब अमेंडमेंट होने के बाद फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन को प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। अब एक्ट में, संविधान में संशोधन लाने की जरूरत है। अच्छा, टर्म को रेगुलेट करने के लिए। तो उसके हिसाब से दोनों सदन में बहुमत है या कितने चाहिए था? सर इसमें आर्टिकल 368 के हिसाब से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट को कोalition पार्टी की तो जरूरत पड़ जाएगी अभी के बेसिस में। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।